नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आपके जहन में या सबके जहन में एक ही सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में कि क्या मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे या फिर उनके हाथ से कुर्सी निकल सकती। अब अगर पॉलिटिकल एक्यूरेसी के साथ बोलूं तो 2014 में मोदी जी और बीजेपी जहां खड़ी थी जिस जीत के साथ, और उसके बाद 2019 में वो जिस मकाम पर पहुंचे, जिस ऊंचाई पर पहुंचे बीजेपी को लेकर, आज जब 2024 करीब है तो उनकी दिशा जो है वो 19 से ऊपर की तरफ बढ़ रही है या 19 से नीचे की तरफ आ रही है। और इतनी नीचे की 272 की मेजॉरिटी मार्क से भी वो नीचे चले जाएं, या यूँ कह सकते हैं कि सरकार ही ना बना पाए या फिर कुर्सी ही हाथ से निकल जाए मोदी की। अब दोस्तों, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये जो सवाल है ये या तो आप नेताओं के मुंह से सुन रहे हैं या फिर आप मीडिया से जान रहे हैं या फिर संपादक, पत्रकार या फिर पॉलिटिकल एक्सपर्ट या फिर सेफोलॉजिस्ट या फिर सर्वे एजेंसी के ओपिनियन पोल के ज़रिए जान रहे हैं। लेकिन पहली बार मेरी कोशिश है कि पत्रकार और संपादक, उनसे तो मैं बातचीत करता ही रहता हूँ, मेरी ओपिनियन भी आप सुनते हैं, लेकिन क्यों ना ये जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये देश के सबसे नामचीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट से पूछा जाए। राजनीति शास्त्र का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं पॉलिटिकल माइंड है, क्यों ना ये सवाल उससे किए जाए। और मेरी कोशिश थी कि मैं उस तस्वीर को सामने लाना चाहता हूँ जिस राजनीति पर इस देश का सबसे नामचीन राजनीतिक शास्त्री शोध कर रहा है। अब ये साहब हैं सुहास पालशेकर साहब, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, पुणे में बरसों बरस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे 1978 से 1978 से, आप कह सकते हैं 45 साल, 4 दशकों से ज़्यादा देश की राजनीति, देश की पॉलिटिकल पार्टी, देश की पॉलिटिकल क्लास और वोटर, उसी पर शोध है। और 2014 से आप कह सकते हैं कि मोदी पे जो इनकी रिसर्च है शायद हिंदुस्तान में किसी की नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर होते हुए भी सुहास पालशेकर साहब मोदी से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, इस अंदाज में वो तथ्यों को सामने रखते हैं और हर बात के पीछे रिसर्च है, फैक्ट है, फिगर है। मुझे लगता है कि आज पालशेकर साहब को आपको सुनना चाहिए अगर आप जानना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के ज़रिए कि होने क्या जा रहा है, विपक्ष का, सत्ता का, मोदी का, राहुल का, केजरी का, ममता का, नीतीश का, केसीआर का, शरद पवार का। अगर इनके बारे में आप सुनना चाहते हैं कि देश किस तरफ बढ़ रहा है और वोटर क्या सोच रहा है, तो मुझे लगता है कि पालशेकर साहब से बेस्ट पॉलिटिकल माइंड आज की तारीख में कम से कम दूसरा नहीं है। अब दोस्तों, आपकी तरफ से मेरे जहन में आपकी तरफ से मैंने भी कई सवाल आज पालशेकर साहब से की, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मोदी के किले में, इस 10 साल पुराने किले में जो सबसे मजबूत किला है इस वक्त, 303 सीट लेके, अश्वरोही लेके जो लोकसभा में कुंडली मार के मोदी जी बैठे हैं, क्या उस किले में दरार पड़ रही है, क्रैक्स आ रहे हैं मोदी के एम्पायर में? क्या मोदी की जो नीतियां हैं, फैसले हैं, एक फटीग फैक्टर है, थक चुके हैं, उनके पास अब ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं अमृतकाल में? और जो भी नीतियां उतारने की वो बात कर रहे थे, डिजिटल इंडिया से मेक इन इंडिया या फिर नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक, कहीं ना कहीं मोदी हर फ्रंट पर फेल हुए हैं और लोग समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या राहुल गांधी इमर्ज हो रहे हैं और उनके साथ क्या विपक्ष भी इमर्ज हो रहा है? और क्या अगर मोदी की घेराबंदी हर स्टेट में राज्यवार की जाए, हर राज्य में घेराबंदी की जाए बिहार और महाराष्ट्र के तर्ज पर, तो क्या मोदी को हराया जा सकता है? ये सारे सवालों के जवाब आप पालशेकर साहब से सुनेंगे, वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट इन द कंट्री। अब दोस्तों, पालशेकर साहब को, प्रोफेसर पालशेकर साहब को तो आप सुनेंगे और जो उनकी बातें हैं कहीं ना कहीं वो एक दिशा और दशा तय कर रही हैं राजनीति की, आपको उनको सुनकर लगेगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ चंद सेकंड लेना चाहता हूँ उनकी एक बात को हाईलाइट करने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो बात यह है कि प्रोफेसर पालशेकर का कहना है कि इस वक्त हिंदुस्तान में 3 तरह के वोटर हैं। एक वोटर वो है जो
मोदी के साथ है, उसमें ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास है, हिंदू मेजॉरिटी की क्लास है, जिसे भक्त भी कहते हैं, फॉलोअर भी कहते हैं, जिनकी संख्या बढ़ भी रही है, बड़ी भी है। और एक तबका वोटर्स का वो है जो मोदी की नीतियों को पसंद नहीं करता और मोदी के अगेंस्ट वोट देता रहा है, देता रहेगा। लेकिन एक तीसरा तबका भी है, और ये जो तीसरा तबका है ये सिचुएशन पे डिसाइड करता है। सेफोलॉजी में इसको फ्लोटिंग वोट्स भी कहते हैं। पलशीकर साहब का कहना है ये जो तीसरा तबका है, इसी के पास मोदी के भविष्य की चाबी है, और कहीं ना कहीं इसका मोह भंग हो रहा है मोदी की डिलीवरी को लेकर और देश के हालात को लेकर। तो ये जो तीसरा तबका है, इस पर भी बात होगी। और मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सीधे प्रोफेसर पलशीकर को सुनेंगे। तो सीधे चलते हैं पुणे, महाराष्ट्र। पलशीकर साहब, एक आपने बीच में एक आर्टिकल लिखा था कुछ दिन पहले, और उस आर्टिकल की बड़ी चर्चा रही, और उसमें आपने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी का जो साम्राज्य है, जो हेगेमोनी है उनकी, जो उनका आधिपत्य है, जो एक आप कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर वाला जो एक एम्पायर है, बहुसंख्यक समाज का प्रचंड बहुमत वाली जो सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं वो जो किला है, जिस किले में मोदी जी रहते हैं, उसमें दरारें दिखने लगी, क्रैक्स दिख रहा उस साम्राज्य में। क्या इसको हम माने कि क्या 2014 में जो मोदी का मजबूत किला था, 24 आते आते उस किले में दरारें पड़ने लगी, और दरारें पड़ रही हैं तो फिर क्यों पड़ रही हैं? देखिए, 2014 में जब मोदी आए उस वक्त तो वो चैलेंजर थे। उस वक्त की जो सरकार थी उसके खिलाफ वो खड़े रहे थे और कह रहे थे कि मेरे सिवा और कोई लीडर इस देश को बचा नहीं सकता है। आज भी उनका वही क्लेम है, ये बात तो सच है। लेकिन अब 10 साल होने आ रहे हैं, तो 10 साल में पिछली सरकार के विरुद्ध बोलने से उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। उनको खुद की सरकार ने क्या किया है ये बताना रहेगा। अब मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों से, जिसे आपने कहा इस किले में कुछ दरारें पड़ने लगी हैं, उस तरह ये भारत जोड़ो यात्रा से कुछ तो बीजेपी के अंदर हिल गया है। भारत जोड़ो यात्रा वैसे राजनीति के स्तर पे बहुत यशस्वी हुई ऐसा मेरा मानना नहीं है। फिर भी जिस तरह राहुल गांधी उभर आए, तो उनकी इमेज अब तक जिस तरह बीजेपी ने बनाई थी उससे कई गुना बेहतर इमेज अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की बन गई है। और उसकी जिम्मेदार मेरे ख्याल से काफी अंश तक खुद भाजपा भी है, क्योंकि वो बार बार राहुल गांधी के बारे में कहती रहती है, फोकस उन पे रहता है। दूसरी बात यह है कि उसी वक्त जनवरी में ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट करके जो रिपोर्ट आई, जो असल में मोदी जी से संबंधित नहीं है, रिपोर्ट तो है एक उद्योजक के संबंध में। लेकिन जब सवाल उठने लगे कि जी ये उद्योजक और आपके संबंध क्या है, तो उसका अभी तक कोई भी अडानी और मोदी, जी अदानी और मोदी, ये जो संबंध है वो क्या है, इसका जवाब ना बीजेपी दे सकी है, ना खुद मोदी जी ने एक शब्द इसके बारे में कहा है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने संसद में जो कहा वो भी खारिज कर दिया गया। तो लोगों में ये तो भावना जरूर पैदा होगी कि इसमें कुछ दाल में काला है, लोग डर रहे हैं, सच बोलने को डर रहे हैं। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि कुछ इमेज जो है मोदी जी की, उस इमेज में क्रैक्स आने लगे हैं। आप उनमें मतलब एक रेयर, मैं कहूँगा एक रेयर पॉलिटिकल थिंकर हैं आज के दौर में, जो वाकई सच को सच कह रहे हैं, झूठ को झूठ कह रहे हैं, गुलाब को गुलाब कह रहे हैं, गेंदे को गेंदा कह रहे हैं। एक चीज आपने अपने आर्टिकल में लिखी, और बड़ा रिसर्च बेस्ड आपके आर्टिकल होते हैं, उसमें आपने कहा कि अडानी के आरोप जिस तरह से मोदी पर लगे हैं और व्यक्तिगत छींटे हैं उनके दामन पर, उसमें जितना मोदी चुप रहेंगे, जितना मोदी खामोश रहेंगे, सफाई नहीं देंगे, जांच नहीं कराएंगे, एक्शन नहीं लेंगे अडानी, उतना ही जो उनके फॉलोअर हैं, जो लोग हैं जो मोदी को मानते हैं, उनके मन में संशय पैदा होगा, उनके मन में कहीं ना कहीं एक संदेह होगा, शक होगा मोदी की इमेज को लेकर, मोदी के सफेद कुर्ते को लेकर।
अगर मोदी खामोशी अख्तियार करते हैं आने वाले 5-6 महीनों में, या आने वाले आप कह सकते हैं इस साल में, तो 2024 के चुनाव में क्या अडानी का मसला मोदी के लिए एक मुसीबत होगा? आपकी रिसर्च क्या कहती, आपकी सोच क्या कहती है? देखिए, मेरी सोच तो ये है कि अगर पीछे अगले 3-4-6 महीने में जिसको हम विरोधी दल कहते हैं, ऑपोजिशन कहते हैं, उन्होंने ये मुद्दा अच्छी तरह से उठाया नहीं, तो ये मुद्दा फिर पीछे पड़ सकता है। तो अब तो जिम्मेदारी मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों पे, मीडिया पे, और फिर भी ऑपोजिशन राजनीतिक दलों पे है कि ये मुद्दा उठा के रखें और इसमें सच क्या है और झूठ क्या है ये खोजने का प्रयास करें। वो अगर होता है तो भाजपा के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि इसका जवाब कैसे देंगे। मैंने 10 साल पहले, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए नहीं थे लेकिन कैंपेन चल रही थी, तब सेमिनार करके जो मैगजीन है उसमें एक लेख लिखा था। उसका टाइटल ही यही था, मोदी, मीडिया और द मिडिल क्लास। ये कुछ अजीब सा रसायन है। मिडिल क्लास को मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं और मीडिया को भी अच्छे लगने लगे 2013 से अचानक से, और तब से ये जो लव अफेयर है मीडिया का और मोदी जी का, वो मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास का भी है लेकिन मीडिया का भी है। और मैं मीडिया के बारे में ज्यादा कहता हूं क्योंकि मीडिया ओपिनियन मेकिंग करता है, मिडिल क्लास भी करता है लेकिन मीडिया और भी ज्यादा करता है। ये जब तक चलता रहेगा तब तक मोदी की इमेज जो है उसको ठेस पहुंचाना या उसमें क्रैक्स लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज के रोज जब हम बात कर रहे हैं तब हमें पता है कि कोई एक गवर्नर, जो एक्स गवर्नर है, वो जब कह देता है कि देखिए मोदी जी को पुलवामा के बाद मैंने यूं कहा था, वो कहा था, तो मेरे ख्याल से ऐसे सवाल अब उनके घर में से भी उभरने लगे हैं, सिर्फ बाहर से नहीं। और ये बहुत दिलचस्प, भाजपा के लिए बहुत खतरनाक, जनतंत्र के लिए शायद सुकून की बात है। जी। एक चीज और यहां पर, अगर अडानी को लेकर मोदी जांच नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट में तो खैर मसला चल रहा है, आपको क्या लगता है? अगर मैं एक बहुत ही लेमैन क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि मैं जितने भी सवाल कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दोस्तों दर्शकों की तरफ से कर रहा हूं, उनके बिहाफ पर बोल रहा हूं, और ये उन्हीं के सवाल आते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि आज एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट से बात हो रही है, आज किसी पत्रकार से बात नहीं हो रही है, आज किसी सेफोलॉजिस्ट से बात नहीं हो रही, आज एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट से बात हो रही है। तो मुझे लगा कि लोग अक्सर मुझे, मेरे जो दोस्त हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मोदी जी अडानी पर बोल क्यों नहीं रहे। मतलब संसद ठप हो गई, संसद को चलने नहीं दिया गया, इसी चक्कर में, इसी फिराक में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। सारे वो मोदी जी ने अख्तियार लिए जहां पर वो उनको ऐसी नौबत ना है कि बोलना पड़े। तो मोदी जी का ये जो पिन ड्रॉप साइलेंस ऑन अडानी, आई मीन वो क्यों है? इतना सहमे, डरे, घबराए मोदी को हमने तो नहीं देखा था पहले। ऐसा क्या बात है अडानी में? देखिए, सच कहूं तो बात यह है कि अगर मोदी जी कुछ कहते और जवाब देते तो शायद ना सिर्फ उनके भक्त लेकिन बाकी अनुयायी भी उससे संतुष्ट हो जाते और कहते कि देखो मोदी जी ने इसका जवाब दिया है। मेरे ख्याल से जनता अभी भी ये चाहती है कि मोदी इसमें कुछ जवाब दे, और वो दे नहीं रहे हैं। और मैं मोदी जी जब कहता हूं तो सिर्फ मोदी जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और शासन, इनकी ओर से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है। और जो बात चल रही है पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाने की, उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटी, कई लोग कहते हैं इफेक्टिव नहीं रहती है, फिर भी अगर गवर्नमेंट इसके खिलाफ है तो बिल्कुल लोगों के मन में ये संदेह पैदा होने वाला है कि एक गवर्नमेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो बहुत बोलते हैं और लोगों से संवाद करते हैं, हर महीना संवाद करते हैं, लेकिन जब मुद्दे की बात आती है तो एकदम साइलेंस है। ये क्या चक्कर है? ये पजल है मेरे ख्याल से लोगों के जी, लिए। आपका जो एक रिसर्च बेस्ड आपका जो लेख था, बहुत उसमें आप शोध करते, एक एक चीज के मायनों को आप सामने रखते हैं लोगों के अपने आर्टिकल में। आपने कहा कि ये जो 10 साल
10 साल खत्म होने को आ रहे हैं मोदी जी का, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स आप कह सकते हैं, 2 टर्म। इन 10 सालों में, इन 10 वर्षों में, 9-10 वर्षों में मोदी जी का जो शासन है, मोदी जी की जो सरकार है, उसमें आप लिखते हैं एक जगह, एजिंग एंड फटीग, यानी उम्र भी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं थकान दिख रही है आपको। तो ये जो लीडरशिप में आप, तो ये जो एजिंग फैक्टर है, ये जो फटीग फैक्टर है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स थी, जैसे नोटबंदी है, जीएसटी है, या फिर चाइना को लेकर उनका जो है, या डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया, जितने भी मोदी जी ने फ्रंट खोले या सपने दिखाए, क्या आपको लगता है कि उनको वो जमीन पे नहीं उतार पाए और ये एक कारण रहा जहां पर सरकार के जो उम्र है वो भी पकती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं फटीक फैक्टर, वो एक थके थके से मोदी भी दिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जय नारायण व्यास मोदी जी के साथ 3 बार वो मंत्री रहे, 2 बार मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, मोदी जी से सीनियर थे गुजरात सरकार में। और एक जमाने में कहा जा रहा था कि जय नारायण व्यास ही मुख्यमंत्री रहेंगे जब मोदी जी गुजरात छोड़ेंगे। उनका भी ये कहना था कि मुझे मोदी जी की उम्र में, उनकी एनर्जी में एक थकान दिखने लगी। ये, क्या आपको भी ऐसी थकान दिख रही है मोदी जी में? देखिए, मैं उनके पर्सनल थकान के बारे में बात कर नहीं रहा हूं और करूंगा भी नहीं, क्योंकि जी। राजनीति में जो लोग रहते हैं उनके पास एक अंदरूनी एनर्जी रहती है। वो आप और मेरे जैसे थक जाते नहीं है, ये तो सबको पता है। इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन थकान जो है वो आइडियाज की थकान है, लोगों को कुछ दे सकने की थकान है। जो नेता 10 साल पहले कुछ सपने लेकर आता है, उसका क्या होता है आगे, ये इस पे निर्भर होता है कि उसकी गवर्नमेंट और उसके परफॉर्मेंस में कितनी थकान आ जाती है। अ, अब ये दुविधा है। मुझे पता है कि अगर कोई सर्वे करे आज, तो आज भी लोगों को मोदी जी से कुछ आशाएं हैं। आज भी लोग मोदी जी से संतुष्ट रहेंगे कि इन्होंने कुछ तो करके दिखाया और करना चाहा। अब ये जो भावना है कि इन्होंने कुछ करना चाहा, वो भावना असल में ट्रांसलेट होने के लिए जमीनी लोगों का कुछ अनुभव ऐसा भी होना चाहिए कि हमें ये मिल गया और देश को ये मिल गया। ये सिर्फ कोविड की थकान नहीं है मेरे ख्याल से, ये हमारी इकोनॉमी जो है उसकी थकान कोविड के बावजूद भी है। और ये इकोनॉमी की जो थकान है वो बहुत महंगी पड़ेगी आज के सरकार को। आपने लिखा कि अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक्सपेक्टिंग मिराकल्स एंड इट्स होपफुल। अमृत काल का आपने जिक्र किया, और अमृत काल को लेकर आपने कहा कि एक ऐसी, हमारे देश में एक ऐसा समाज है, एक ऐसी क्लास है जिसकी सफरिंग है, जिसकी अपनी मजबूरियां हैं, दुश्वारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कठिनाई है, पैसे की दिक्कत, रोजगार की दिक्कत, महंगाई का सामना, घर नहीं, छत नहीं, और बहुत सी चीजें हैं। किसी के कार का सपना है, किसी का मोटरसाइकिल का सपना है, किसी को अपनी बेटी को पढ़ाना है, शादी करना है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे सपने हैं। एक ऐसी सोसाइटी है, और वो सोसाइटी मोदी जी से एक चमत्कार की अपेक्षा करती है, मिराकल की अपेक्षा करती है। और आपका ये मानना है, आपकी रिसर्च कहती है कि अमृत काल में मोदी जी ने वादे तो किए अमृत के, लेकिन वो अमृत दिख नहीं रहा। तो क्या ये जो सोसाइटी है, जो वादों पे जीती है और उम्मीद पे जीती है, लेकिन उसको कहीं रोशनी नहीं दिख रही, क्या इसका मोह भंग हो रहा है? मोदी जी से मोह भंग हो रहा है, या इसमें भी कुछ क्रैक्स पड़ रहे हैं, ये जो तबका है? जी, मैंने कहा है और मेरे ख्याल से वो एक्यूरेट भी है कि 3 प्रकार में हम आज के मतदाता जो है उनको विभाजित कर सकते हैं। एक तो वो है जो पहले से और अभी और भी शायद मोदी जी के खिलाफ है, और उनको मोदी जी का आकर्षण कभी रहा नहीं, तो वो मोदी जी को मत देंगे नहीं, उनके खिलाफ ही खड़े रहेंगे। दूसरा, जिसको सोशल मीडिया में और शायद वो लोग खुद को भी समझते हैं भक्त कहा जाता है, वो भक्त जी। कुछ भी हो मोदी के खिलाफ जाएंगे नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच एक बड़ा तबका है कि जो, मैंने जैसे कहा और आपने भी उसका जिक्र किया, 2013-14 की उम्मीदों पे 9 साल तक गुजर रहा है। वो हर बार मोदी जी को कंसेशन देता आया है, अब ये नए हैं, अब कोविड आ गया है, अब फलानी बात हुई है। लेकिन इन एक्सक्यूजों के बावजूद बाद अभी ये परीक्षा तो कभी होगी
कि ये जो वादे हैं उनमें से हमें क्या मिला है। और इसमें ये बड़े जो आंकड़े दिखाए जाते हैं, हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, हमने ये किया वो किया, उससे लोगों को कोई ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। अंत में लोग ये पूछेंगे कि मेरी जिंदगानी में कुछ फर्क हुआ है कि नहीं। और इसको मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ कहूंगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हर एक की इनकम कितनी बड़ी है ऐसा नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी हुई, लोगों को डिग्निटी मिली या नहीं मिली, ये सवाल है। ये बारीक सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल से राजनीति में ये सवाल उठाया जाना अब काफी मुमकिन हो गया है, क्योंकि आपको 2 टर्म मिल गए, 9 साल 10 साल के बाद तो ये सवाल पूछना काफी जायज है। जी जी। आपका जो आर्टिकल है रिसर्च बेस्ड, उसमें आपने नौकरशाही यानी जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, जो सरकार को चलाते हैं, उन पर भी आपने टिप्पणी करी है। आपने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स, उस पर भी आपने एक असेसमेंट दिया है और आपने उसमें लिखा है कि ब्यूरोक्रेसी एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज दे आर पार्टनर्स ऑफ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड समहाउ दे आर पार्टनर्स इन क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी। यानी जो नौकरशाह हैं, जो आईएएस आईपीएस हैं, जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के डायरेक्टर हैं, या उनके जो मातहत हैं, या इनकम टैक्स में जो लोग हैं, कमिश्नर हैं, आपका कहना है कि ये सारे लोग एक तरह से पार्टनर बन गए, साझेदार बन गए हैं मोदी सरकार के एस्टेब्लिशमेंट के। और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हमारे देश की जो इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रही हैं, संस्थाएं जो कमजोर हो रही हैं, उसके पीछे नौकरशाही और ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इनका बड़ा एक नेगेटिव रोल आपको दिखता है। तो ये, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के। देखिए, मेरा जो लेंस है, जिस लेंस से मैं राजनीति को देख रहा हूं, वो लोकतंत्र का है। और उस लेंस से अगर देखें तो मेरी आलोचना ये रहेगी कि ये जो सरकार है, पिछले 9-10 साल की जो सरकार है, उसने यहाँ का लोकतंत्र काफी वीक किया है, दुर्बल किया है। और इस दुर्बल करने में काफी चीजें आती है। उसमें एक चीज ये है कि यहाँ की इंस्टीट्यूशंस हमने दुर्बल कर दी है, इन इंस्टीट्यूशंस को वीकन किया गया है। अब सवाल यह है कि वो राजनीति जो करते हैं वो तो ये करेंगे, राजनीतिक दल और सरकार तो वो चाहेंगे, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो सिविल सर्विस में है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। मैं समझता हूं कि उनकी जिम्मेदारी ये है कि लोकतंत्र को इस तरीके से दुर्बल कमजोर ना होने दें, वो नहीं होने देना चाहिए। उसके बजाय ये लोग सब सरकार के साथ मिले हुए हैं और यहाँ का लोकतंत्र जो है उसके खिलाफ जो कुछ चल रहा है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये मेरा क्रिटिसिज्म जो है सिर्फ आज की ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं है। मैं समझता हूं कि 1975 में इमरजेंसी आने के बाद जो हुआ, उसमें भी इसी तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा था। आज वो बढ़ गया है और इंस्टीट्यूशंस अंदर से हिल गई है। कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप से काम नहीं करती है, ऊपर से जो आदेश आते हैं उसी तरह काम करती है। और इससे लोकतंत्र चल नहीं सकता है। लोकतंत्र का मायना सिर्फ ये नहीं है कि आप वोट देंगे और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको पावर मिलेगी। ये तो लोकतंत्र का एक मायना है। दूसरा मायना ये है कि यहाँ लॉ, मतलब कायदे से चीजें चले, और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस है, और हर इंस्टीट्यूशन दूसरे पे कंट्रोल करे। ये नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। इसके परिणाम क्या होंगे आने वाले सालों में, अगर ये सरकार चलती है और ऐसी ब्यूरोक्रेसी चलती है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जो आज कुछ वीकन हुआ लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र अभी भी निरस्त नहीं हुआ है। इलेक्शंस तो होती है, कंपटीशन चलती है, लोग बातें करते हैं, आप और हम आलोचना कर सकते हैं अभी भी, शायद पता नहीं किसको कब पकड़ लेंगे, लेकिन वो चल रहा है। धीरे धीरे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एज ए पॉलिटिक्स, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हो जाएगा। और मेरा डर ये है कि सिर्फ राजनीति में नहीं, हमारे सोशल और कल्चरल स्फीयर में भी हम एक समाज के जरिए
नॉन डेमोक्रेटिक बनेंगे। वो सबसे बड़ा डर है। ये सिर्फ राजनीति नॉन डेमोक्रेटिक बनने की बात नहीं है, समाज नॉन डेमोक्रेटिक बनने की बात है। जी, आपने बीजेपी और मोदी सरकार को कहा है सिंगल पार्टी डोमिनेंस, यानी एक ऐसी पार्टी जिसका टोटल डोमिनेंस है, अगर मैं कहूं आधिपत्य है पूरी तरह से सिस्टम के ऊपर। और उस पे आप लिखते हैं कि ये अगर डोमिनेंस बढ़ेगा, और जो आप क्रास रिप्रेशन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राज्य कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को उकसा रहा है जो दंगे भड़काते हैं या लिंचिंग करते हैं और उस तरह की चीजें करते हैं, उसके पीछे ये राज्य है। आपको लगता है कि ये जो सिलसिला है आज की तारीख में, कि जहां सिंगल पार्टी डोमिनेंस है, एक पार्टी पूरी ताकत के साथ इमर्ज हुई है, और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो थोड़ी बिखरी हुई लग रही हैं, और एक एक करके उनको जेल भेजा जा रहा है। जैसे हमने मनीष सिसोदिया को देखा, उनको जेल भेजा गया। उसके बाद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के, उनको नोटिस दिया गया है सीबीआई ने कि वो आए। तेजस्वी और लालू परिवार की घेराबंदी हो रही है आरजेडी की। राहुल गांधी की घेराबंदी, उनकी तो खैर सदस्यता ही रद्द कर दी है, उनको तो लोकसभा से बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। केसीआर जो एक इंपॉर्टेंट फिगर है आज की तारीख में अपोजिशन, उनकी बेटी को भी कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है। ये जो जेल भरो आंदोलन, जिसको मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का नाम दे रहे हैं कि मैं इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहा हूं, मैं जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसको खत्म करना चाहता हूं, ये जो नेता अगर जेल भेजे गए एक एक करके आने वाले 3-4 महीनों में, तो आपको लगता है कि ये पब्लिक जो है कहीं ना कहीं वो सोचेगी, विचार करेगी? आपको कुछ इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाली चीज दिखती है रिवाइव होते हुए, या आपको लगता है कि मोदी जो कर रहे हैं उसमें वो कामयाब होंगे, या कहीं ना कहीं मोदी की का ये जो पॉलिसी बूमरैंग कर सकती है, इसका उल्टा भी हो सकता है? आपको क्या दिखता है? देखिए, आज के रोज तो मुझे ये डर लगता है कि शायद मोदी जो कह रहे हैं वो लोगों को पसंद आएगा, कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लड़ाई है और ये सब भ्रष्ट नेता है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये शायद सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि खुद मोदी जी और उनकी पार्टी के बारे में जो कहा जा रहा है, जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हमने जिक्र किया शुरू में, या अब सत्यपाल मलिक ने जो कहा है एक इंटरव्यू में, वो बात जी। करें तो हमें दिखाई देगा कि काफी चीजें ऐसी है कि जिनके ऊपर अंगुली उठाई जा सकती है। वो करना, ये काम करने को कोई तैयार नहीं है। विरोधी दल जो है वो अपने आप में लड़ाई कर रहे हैं, या तो अकेले मोदी जी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये सब चीजें अंततः लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, ना सिर्फ मेरी पार्टी या आपकी पार्टी से जुड़ी हुई है। वो कब होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे एक दोराहे पे हैं कि जहां से या तो मोदी फिर जीतेंगे और ये कहेंगे कि ये मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ये जो कहते हैं ना हिंदी में, अंग्रेजी में जो कहते हैं कि ये नैरेटिव देना, वो मीडिया के थ्रू नैरेटिव देने में मोदी यशस्वी होंगे। दो राह पे हम आए हैं इसलिए क्योंकि अब मोदी इस राह पर खड़े हैं कि जहां से उनको भी सवाल पूछे जाएंगे, और उनको भी लोग शायद इस नजर से देखेंगे कि जो आप कह रहे हैं उसके स्टैंडर्ड पे हम आपको भी जांचेंगे। अब राजनीति यहाँ से कहाँ जाएगी ये तो मेरे ख्याल से मैं नहीं कह सकता। वो खुद राजनीति किस तरह बिहेव करती है, राजनीतिक दलों का बर्ताव कैसे होता है अगले 6 महीनों में, अगले 1 साल में, उसके ऊपर निर्भर रहेगा। लेकिन अगर क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, अगर सारा विपक्ष एक होता है, जैसा कि प्रयास नीतीश कुमार करने निकले हैं, सीताराम येचुरी वो भी ऐसा ही चाहते हैं, शरद पवार भले ही थोड़ा सा झुके हों अडानी के लिए, उनकी मजबूरियां हैं क्योंकि एक रिच पॉलिटिशियन है वो, लेकिन शरद पवार भी भीतर से चाहते हैं कि विपक्ष एक हो, केसीआर भी यही ताकत। अगर अल्टीमेटली हमारी सारी विपक्षी दल एक छतरी के नीचे आते हैं, एक अपोजिशन यूनिटी होती है, और कांग्रेस में भी गुड सेंस प्रिवेल होता है, और लोग छोटे मोटे मसले भुलाकर एक घाट पर आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में मोदी को चुनौती दी जा सकती? क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें 37% वोट 2019 में, 37% वोट वो बीजेपी को मिला था, उनके अगेंस्ट 63%, या यूं कहें कि
बहुमत जो था वो वोट जो था वो मोदी के अगेंस्ट था। तो ये अगर पूरा अपोजिशन यूनाइट होता है तो क्या 2024 में थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी, थोड़ी सी किले में दरार, थोड़ा सा फैटीग फैक्टर, थोड़ा सा एजिंग, ये सारे फैक्टर्स अगर हम देख लें, महंगाई वहंगाई सब मिला के, तो क्या एक जबरदस्त टक्कर हो सकती है मोदी वर्सेस अपोजिशन की, जो हमने 2019 में नहीं देखी? नहीं दीपक जी, मुझे लगता है कि ये जो अपोजिशन यूनिटी की बात है ना, वो और बारीकी से होने की जरूरत है। क्योंकि कई जगह ये पार्टियां सचमुच में आपस में लड़ाई करते हैं और करना उनको पड़ता है। मजबूरी है। जैसे आप देखिए, आंध्र प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो या तेलंगाना हो, वहां कांग्रेस इन सब प्रादेशिक दलों के खिलाफ खड़ी है। तो शायद अपोजिशन यूनिटी का मैप जो है वो कुछ अलग होना पड़ेगा और वो स्टेट वाइज होना पड़ेगा। स्टेट वाइज ये कैलकुलेशन होना चाहिए कि कौन कहाँ मजबूत है और उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। ये अगर हो सकता है, और मेरे ख्याल से वही बातें आजकल चल रही है इन जी दलों के जी। आपस में। मैं नहीं समझता हूं कि वो एक अम्ब्रेला यूनिटी बना रहे हैं। वो सिर्फ अम्ब्रेला यूनिटी तो दिखाने के लिए है, लोगों को ये देने के लिए सेटिस्फैक्शन कि हम आपस में बात कर रहे हैं। असल बात तो होगी कि आप मानो तेलंगाना में कैसे एक दूसरे से डील करेंगे, बिहार में कैसे एक दूसरे से डील करेंगे। ये अगर बात हो जाती है तो बिल्कुल जो आपने कहा वो हो सकता है। कुछ परसेंटेज ऑफ वोट, समझिए 4 से 5% वोट अपोजिशन की ओर उन स्टेट्स में जा सकता है जहां पिछली बार उनको अच्छा परिणाम नहीं मिला था। मतलब आप जो इशारा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बजाय राष्ट्रीय स्तर पर राज्यवार यानी प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां पर बिहार मॉडल पे विपक्ष आ जाए। जैसे बिहार आप देखेंगे, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, वहां पर प्रिंसिपल पार्टीज जो हैं वो आरजेडी है, वहां जेडीयू है, वहां पर लेफ्ट पार्टी की कुछ सीटें हैं, वहां कांग्रेस है, सब एक हो गई हैं। और इसी तरह से महाराष्ट्र में आप देखें, एनसीपी एक है, कांग्रेस एक है, शिवसेना एक है, और इसलिए बीजेपी को महाराष्ट्र में भी डर लग रहा है, बिहार में भी डर लग रहा है। अगर इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, तो आपको लगता है कि अगर प्रदेश स्तर पर, मतलब सूबे में जिस तरह से जो लोकल पार्टीज हैं वो इकट्ठी हों, स्थानीय पार्टी, तो वो जो मोर्चा होगा वो बीजेपी पे भारी पड़ेगा, ये आप कहना चाह अगर रहे वो होता है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया था, ये अगर होता है उत्तर प्रदेश में तो एकदम फर्क पड़ सकता है। लेकिन आपको भी पता है और हमारे दर्शकों को भी पता है कि इसमें काफी कठिनाइयां हैं कई स्टेट्स में, जैसे उत्तर प्रदेश में, कि वहां सपा और बसपा एक साथ आने की संभावना आज के रोज बहुत कम है। वो कैसे आएंगे, क्या बात आपस में वो कर सकते हैं, ये अब देखना पड़ेगा। वो बहुत दिलचस्प रहेगा। या हैं। तो जी आप पश्चिम बंगाल देखिए कि जहां सब लोग ममता के खिलाफ है। अब इनको जी। अगर भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो ममता के खिलाफ और भाजपा के दोनों के खिलाफ कैसे लड़े, ये सवाल है। या तो उनको ममता से कुछ समझौता करना पड़ेगा। ये पेच है और ये जी। कैसे आप ट्रांसेंड करें, इनके आगे कैसे जाएं, ये सवाल सब विरोधी दलों के सामने है। लेकिन एक चीज तो आप मानते होंगे कि अगर लोकसभा में, नेशनल लेवल पे, हम विधानसभा की बात नहीं कर रहे, नेशनल लेवल पे अगर एक स्ट्रैटेजी बने स्टेट वाइज, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं विपक्ष के लिए। जी, स्टेट वाइज जैसे कांग्रेस का पहले हुआ करता था कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम के साथ या सेंटर में सीपीएम के साथ और केरला में सीपीएम के विरुद्ध, ये हो सकता था और हो सका है। इस तरीके के नुआंस्ड, बारीकी से तैयार किए हुए समझौते करना पड़ेगा। बाकी दूसरी चीज जो है वो प्रोग्राम्स की है, वो तो बाद में हो सकती है। वो बात उनको करनी पड़ेगी कि वो किस तरह लोकतंत्र के बाजू में है। जी। अंतिम सवाल मेरा है, और जाहिर तौर पे यहाँ पर मैं एक लिबर्टी ले रहा हूँ आपसे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट से, पॉलिटिकल थिंकर से, प्रोफेसर से हाइपोथेटिकल सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ। और सवाल ये है कि कर्नाटक में जो ओपिनियन पोल आया गोदी मीडिया का, उसमें बीजेपी पीछे है। बीजेपी का जो इंटरनल पोल आया उसमें भी बीजेपी पीछे है। मोदी जी और अमित शाह वहां जा भी नहीं रहे हैं आजकल।
पहले जा रहे थे, थोड़ा कम कर दिया उन्होंने वहां जाना। वहां पर बगावत का बिगुल भी फूक रहा है बीजेपी के भीतर। अगर कर्नाटक खुदा ना खास्ता मोदी जी के हाथ से निकल गया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, खुदा ना खास्ता हाथ से निकल गया कर्नाटक और दक्षिण से पूरा डिस्कनेक्ट हो गया बीजेपी, कर्नाटक की हार क्या मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, बीजेपी की लीडरशिप के लिए क्या भारी पड़ सकती है आने वाले समय में? हमने इमेज से बात शुरू की थी, आपको याद रहेगा। तो जी अगर कर्नाटक हार जाते हैं तो वो इमेज जो है उसमें और एक क्रैक जाएगा, क्योंकि कर्नाटक एक बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेट है, साउथ का समझिए एंट्रेंस पॉइंट है बीजेपी के लिए। तो बिल्कुल जी, अगर कर्नाटक में हार हो जाती है, जीत नहीं मिलती है, तो एक और क्रैक इनकी इमेज में आ जाएगा। और दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, कर्नाटक में अगर ये हार जाते हैं तो बाकी दलों को ये उम्मीद तो आएगी कि इनको हम हरा सकते हैं। तो जी इन दोनों वजहों के लिए कर्नाटक अहम है। जी। सुहा साहब, आप आए इस प्रोग्राम में और आपने वक्त निकाला, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मैं आपसे और कुछ बातचीत भी करूं, क्योंकि आपको हिंदी हार्टलैंड में हिंदी में लोग सुनना चाहते हैं। अमूमन आप अंग्रेजी में बोलते हैं या मराठी में बोलते होंगे, तो आपने आज, और जो आपकी हिंदी है वो वाकई मुझे लगता है कि ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं किसी नॉन हिंदी मतलब पर्सन से बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी आपकी हिंदी है और बहुत अच्छा मैं लगा। आज दिन भर हिंदी में विचार भी कर रहा था ताकि कुछ गलतियां ना हो। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, और बहुत जी अच्छा जी लगा आपसे जी। बातचीत। शुक्रिया बहुत बहुत।